यूपीएससी हिस्ट्री ऑप्शनल के एस्पिरेंट्स, आप सबका क्रॉनिकल यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज से मैं यूट्यूब चैनल के माध्यम से, अभी रिकॉर्डेड वीडियो के माध्यम से, अभी कल के वीडियो में कुछ लोगों ने कहा है कि हमारा बहुत सारा जो वीडियो है वो यूट्यूब पर अवेलेबल नहीं है। हाँ, ये बात सही है कि मैंने यूट्यूब को थोड़ा देर से इस्तेमाल करना शुरू किया है, लेकिन 5 दिसंबर से ऑनलाइन क्लास हिस्ट्री ऑप्शनल का हम रेगुलर शुरू करेंगे। जो लोग भी ऑनलाइन क्लास करना चाहते हैं, हमारे कोचिंग के नंबर 9334102329 पर मैसेज करें। ऑफ कोर्स वो पेड चैनल होगा, वो पेड लेक्चर होगा, जिसमें हम पूरे इतिहास को एक एक करके हर टॉपिक को पढ़ाया जाएगा और उसमें हमारा प्रयास होगा कि वन ऑफ द बेस्ट कंटेंट आपको दे क्लासरूम का। और अगर आप रेगुलर क्लासरूम करते हैं ऑनलाइन भी और बाद में रिकॉर्ड करके उसको लिख भी लेते हैं, जो भी करते हैं, तो उम्मीद है कि आप बहुत सारा टॉपिक पूरी तरह से समझ जाएंगे। और जो किताब हम लोग आपको रिकमेंड करेंगे, उन किताबों को भी आप बेसिक्स पढ़ते रहें, क्योंकि केवल ऑनलाइन पढ़ाई से सब कुछ नहीं होता। एक चीज सब कुछ नहीं कर सकता जब तक आपका अपना बेस या आधार न हो। अभी हम लोग बिना समय बर्बाद किए हुए यूपीएससी के एंशिएंट हिस्ट्री को इंट्रोडक्टरी क्लास अभी लेंगे। एंशिएंट हिस्ट्री के पूरे सिलेबस से हम लोग परिचित होंगे और इसके बारे में आपको हम डिटेल बताएंगे। तो अभी के क्लास में हम लोग केवल सिलेबस एंशिएंट हिस्ट्री का डिस्कस करने जा रहे हैं। ये क्लास अगर 30 मिनट से अधिक होता है तो इसको हम 2 भाग में बांट देंगे, नहीं तो जनरली हम प्रयास करेंगे कि एक ही एपिसोड में इसको हम इंट्रोड्यूस कर दें। आप सभी जो हिस्ट्री ऑप्शनल पढ़ते हैं, मैंने अपने पिछले वीडियो में भी कहा है, अगर आप अभी से ठीक से हिस्ट्री ऑप्शनल को पढ़ते हैं तो जीएस का पेपर 1, 2 और 3 तीनों में आपको हिस्ट्री ऑप्शनल से बहुत ज्यादा फायदा होगा। इतना ज्यादा फायदा यूपीएससी में किसी अन्य ऑप्शनल पेपर से नहीं होता है। ये एक सत्य बात है। इसीलिए रेगुलर क्लास करें और जो बुक्स रिकमेंड करेंगे अभी से जीएस और ऑप्शन दोनों में आपको फायदा करेगा। अब हम आते हैं सीधे सिलेबस पर। एंशिएंट हिस्ट्री में 12 टॉपिक है और यूपीएससी में इसको बहुत डाइवर्सिफाई करने का प्रयास किया है। जो परिवर्तन पिछले बार से हुआ है उसके अनुसार इन्होंने हर पॉसिबल टॉपिक को शामिल करने का प्रयास किया है। दक्षिण भारत के सिलेबस को भी शामिल करने का प्रयास किया है। ये कोई बुरा भी नहीं है, क्योंकि जब हम भारत का इतिहास पढ़ते हैं तो भारत का इतिहास का मतलब केवल नॉर्थ इंडिया नहीं है। भारत के इतिहास का मतलब साउथ इंडिया भी है, ईस्टर्न इंडिया भी है, वेस्टर्न इंडिया भी है। तो हर एरिया के इतिहास के बारे में अगर हम जानेंगे तभी हम एक भारतीय कहलाने लायक होंगे, और ये जानना भी चाहिए, इसमें कोई बुराई नहीं है। लेकिन टॉपिक्स इस मामले में बहुत ज्यादा इंक्लूड हो गए, जिसको हम लोग एक एक कर देखेंगे। इतिहास ऑप्शनल की पढ़ाई में अब बेसिक कंसेप्ट का क्लैरिटी बहुत जरूरी होता है। यूपीएससी में जो आजकल सवाल आ रहा है, उन्होंने ट्रेंड बदल दिया है। पहला सवाल तो मैप पर आधारित है, लेकिन अब उसमें कोई ऑप्शन आपके पास नहीं है। अगर 20 सवाल पूछेंगे तो आपको 20 का जवाब देना है। अगर एक क्वेश्चन में 3 कमेंट है तो तीनों का जवाब देना है। तो अब आपके पास कोई ऑप्शन नहीं बचता है कि ये नहीं तो ये नहीं तो वो। इसलिए पढ़ाई का स्तर अगर यूपीएससी में आप क्वालिफाई करना चाहते हैं तो अन्य सारे इम्तिहानों के मुकाबले आपकी तैयारी एक मुकम्मल तैयारी होनी चाहिए और उस लेवल की होनी चाहिए। और राइटिंग प्रैक्टिस भी इतनी होनी चाहिए कि जो निर्धारित समय में आप उतना सवाल का जवाब दे सके। हम सीधे एंशिएंट हिस्ट्री में आते हैं। टॉपिक नंबर 1, हिस्ट्री ऑप्शन का जो पहला टॉपिक है वो है स्रोत, यानी सोर्सेज, है ना। सोर्सेज दो तरह के जनरली होते ही हैं। एक आर्कियोलॉजिकल है, यानी पुरातात्विक स्रोत, और दूसरा है लिटरेरी स्रोत। लिटरेरी स्रोत में 3 सब डिवीजन होता है। एक इंडिजिनस में प्राइमरी और सेकेंडरी
और फिर फॉरेन अकाउंट से, विदेशी स्रोत। हम पहले देखें आर्कियोलॉजिकल स्रोत का इतिहास में आजकल ज्यादा महत्व है, क्योंकि नॉर्मली अब माना जाता है कि आर्कियोलॉजी झूठ नहीं बोलता, आर्कियोलॉजी नेवर स्पीक्स अ लाई, क्योंकि आर्कियोलॉजी में रीइंटरप्रिटेशन, बदल देने का या अपनी बातों को कह देने का कोई ज्यादा स्कोप नहीं होता है। प्रशस्तियां अपनी बात तो कही जाएंगी, लेकिन एक बार जो आर्कियोलॉजी में लिख दिया गया दैट कैन नॉट बी चेंज्ड, या तो डिस्ट्रॉयड हो जाएगा या तो जैसा है वैसा ही रहेगा। इसमें किताबों जैसी इनएक्यूरेसी की संभावना नहीं होती है। तो इसमें पहला पढ़ना है एक्सप्लोरेशन, यानी अन्वेषण। तो साइट्स एक्सप्लोर होते हैं, पुरानी सभ्यताएं एक्सप्लोर की जाती हैं। एक्सकेवेशन यानी खुदाई, उत्खनन, सिंधु घाटी का उत्खनन हुआ, और भी बहुत सारे आर्कियोलॉजिकल साइट्स मौर्यन तक उत्खनित हुए हैं, और भी बहुत सारे इस तरह के साइट्स को उत्खनन के द्वारा ही। और इतिहास के बहुत सारे ऐसे चैप्टर्स हैं या इतिहास के बहुत सारे ऐसे अध्याय हैं, पन्ने हैं, दौर हैं, जिनके बारे में जानकारी का आधार उत्खनन है, जिसका सबसे अच्छा उदाहरण, द बेस्ट एग्जाम्पल इज इंडस वैली सिविलाइजेशन। एपिग्राफी यानी पुरालेख, मॉन्यूमेंट्स या जो अभिलेख लिखे जाते हैं, अशोक के अभिलेख हुए या फिर बाद में बहुत सारे अभिलेख लिखे गए, उनके आधार पर भी इतिहास का पुनर्निर्माण होता है। अशोक की धर्म नीति के बारे में जानकारी का मूल आधार अभिलेख है। समुद्रगुप्त के बारे में जानकारी का मूल आधार प्रयाग प्रशस्ति है। और इसी तरह से बहुत सारे अभिलेख हैं जो इतिहास के इनरिच करने के लिए सबसे महत्वपूर्ण माध्यम के रूप में आज भारतीय इतिहास में शामिल है। फिर न्यूमिस्मेटिक्स है, मुद्रा शास्त्र है। मुद्रा का इतिहास से बहुत वैल्यू होता है। 6वीं शताब्दी ईस्वी पूर्व में भारत में पहली बार मुद्रा का आर्कियोलॉजिकल एविडेंस मिलता है, जिसको पंचमन कॉइन्स बोलते हैं। इसके बाद इंडो ग्रीक्स आते हैं तो राजाओं के नाम वाले सिक्के जारी करते हैं। कुषाण आते हैं तो प्योरेस्ट गोल्ड कॉइन जारी करते हैं। और गुप्तों के जमाने में लार्जेस्ट नंबर ऑफ गोल्ड कॉइन्स भारत से मिले हैं, लेकिन उनके सिक्कों की गुणवत्ता कुषाणों के सिक्कों की गुणवत्ता के बराबर नहीं। इस आधार पर भी इतिहास का मूल्यांकन होता है कि इकोनॉमिक कंडीशन किस पीरियड में क्या था। जिस पीरियड में इकोनॉमिक कंडीशन बहुत अच्छा होगा, उस पीरियड के मुद्रा का क्वालिटी बहुत अच्छा होगा, या उसमें जो मेटेलिक वैल्यू है, गोल्ड का जो वैल्यू है, वो ज्यादा अच्छा होगा। इसी तरह से अगर हम 2nd सेंचुरी बीसी से लेकर 300 एडी के बीच का इतिहास अगर देखते हैं, तो इस पीरियड का यानी 500 साल के इतिहास का मूल आधार जो है, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर का आधार जो है, केवल सिक्का है ना। तो 220 दूसरी शताब्दी ईस्वी पूर्व से 3री शताब्दी ईस्वी सन के बीच के इतिहास का सबसे महत्वपूर्ण माध्यम स्रोत कॉइन्स है, तो उनका वैल्यू है। इसके अलावा मॉन्यूमेंट्स है यानी स्मारक है। स्मारकों के आधार पर नहीं बोलते हैं कि हाँ स्मारक बता रहा है कि इमारत कभी बुलंद थी, तो स्मारकों के आधार पर हम प्राचीन काल के बिल्डिंग्स, उनके शहर या निर्माण शैली, जो आर्किटेक्चरल स्टाइल होता है, शहरों के बसाव का तरीका होता है, इस सब की जानकारी हमें मिलती है। तो मॉन्यूमेंट्स भी आज के जमाने में इतिहास के निर्माण के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण स्रोत के रूप में इस्तेमाल किए जाते हैं। आज आर्कियोलॉजी का वैल्यू बहुत ज्यादा है, क्योंकि आर्कियोलॉजी के बारे में सामान्य तौर पर कहा गया है कि आर्कियोलॉजी नेवर स्पीक्स अ लाई। There is no possibility of any reinterpretation in the archaeological sources. Whatever archaeological sources are there, they remain the same throughout the time period. Whether they decay or not, even if they decay, they will remain the original one. So originality is there very much in the archaeological sources, and that is not case with the literary sources. तो लिटरेरी सोर्सेज के मुकाबले इसीलिए आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज का ज्यादा महत्व आज के इतिहास में आता है। अब हम आते हैं लिटरेरी सोर्स यानी साहित्यिक स्रोत। साहित्य जो है पहले के जमाने में हमारे देश के इतिहास का आधार ही साहित्य था, क्योंकि आर्कियोलॉजिकल एक्सकवेशन से अब खोज बहुत ज्यादा हुआ नहीं था। और आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया तो 1904 में बना, जब
कर्जन के जमाने में एंशियंट मॉन्यूमेंट्स प्रोटेक्शन एक्ट बना था। इसके बाद जॉन मार्शल के नेतृत्व में उसी समय सिंधु घाटी सभ्यता का मेजर एक्सकेवेशन शुरुआत हुआ। लेकिन और सारी बातें जो है लिटरेरी सोर्सेज के बारे में ओरिएंटलिस्ट ने, जो प्राच्यवादी विद्वान थे, उन लोगों ने भारत में आकर संस्कृत सीखा और उन लोगों ने भारत के उस समय उपलब्ध सभी किताबों का अंग्रेजी में ट्रांसलेशन किया। और उसके बाद जो भी कॉलोनियल हिस्टोरियंस हैं, उन लोगों ने भी उन किताबों का अध्ययन किया और किताबों के अध्ययन के आधार पर लिखा। बाद में आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज का भी उन लोगों ने भी इस्तेमाल किया। लेकिन कॉलोनियल या इंपीरियलिस्टिक स्कूल ऑफ हिस्टोरियंस ने इतिहास को अपने इंपीरियलिस्टिक या कॉलोनियल इंटरेस्ट को सर्व करने के लिए इस्तेमाल किया है। तो इतिहास का इस्तेमाल भी होता रहा है, आज भी होता है, पहले भी हुआ, आगे भी होगा। यहाँ हम आते हैं कि लिटरेरी सोर्सेज जो होते हैं, पहला नंबर इंडिजिनस, यानी जो स्वदेशी स्रोत है। स्वदेशी स्रोत दो तरह के होते हैं, एक प्राथमिक प्राइमरी, दूसरे सेकेंडरी। प्राइमरी स्रोत वो स्रोत कहलाते हैं जो घट रहे घटना के समय ही लिखा जाए। जैसे आज अगर हम मोदी जी के बारे में लिखें, आज अगर हम नीतीश कुमार जी के बारे में लिखें, ये आज के समकालीन लोगों के बारे में जब हम लिखेंगे तो आज हम लिख रहे हैं तो दैट वुड बी द प्राइमरी सोर्स। लेकिन आज अगर हम महात्मा गांधी जी के बारे में लिखें, आज अगर नेहरू जी के बारे में लिखें, तो हमको उस समय के प्राइमरी स्रोत के आधार पर आज लिखना है, तो दैट वुड बी द सेकेंडरी सोर्स है। तो दोनों का अपना महत्व है और इसको भी हम लोग पढ़ेंगे। फिर इसमें पोएट्री यानी कविता का अपना वैल्यू है। कविताओं में इतिहास, कई बार कविताओं से ही इतिहास मिलता है। तो उन कविताओं के माध्यम से जो लेखक अपने समय की बातों को लिख रहा होता है, उससे इतिहास के अंश निकाले जाते हैं। इसी तरह से जो वैज्ञानिक साहित्य अगर हम गुप्त पीरियड का पढ़ते हैं और उसमें आर्यभट्ट, वराहमिहिर, इनके बारे में पढ़ते हैं, तो हमें पता चलता है कि हमारे उस पीरियड में साइंस, मतलब प्राचीन काल में किस तरह से साइंस का विकास था। इसी तरह से जीवक है, चरक है, सुश्रुत है, तो डॉक्टरी में हम लोग का किस तरह से विकास था। तो इन सब चीजों को हम उन स्रोतों के आधार पर रिकॉन्स्ट्रक्ट करते हैं। इसके बाद जो रीजनल लिटरेचर है, क्षेत्रीय भाषाओं का आज वैल्यू बढ़ा। अब कैसे हमने कहा कि अभी आप पढ़ेंगे कि दक्षिण भारत के छोटे छोटे राज्य, उत्तरी भारत के छोटे छोटे राज्यों के बारे में, उड़ीसा में कौन राज्य शासन किया, बंगाल में कौन किया, आसाम में कौन किया, आंध्र प्रदेश में कौन किया, महाराष्ट्र में कौन किया, आज के कर्नाटका और तमिलनाडु में किन वंशों ने शासन किया। तो रीजनल हिस्ट्री के लिए रीजनल लिटरेचर बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि जो जिस क्षेत्र में रहता है वह अपने क्षेत्र के इतिहास को थोड़ा ज्यादा ही शिद्दत के साथ लिखता है। आज की तारीख में रीजनल हिस्ट्री अवेलेबल है और उसके आधार पर इतिहास का रिकॉन्स्ट्रक्शन और भी व्यापक तरीके से होता है, क्योंकि सोर्सेज की वेराइटी उसमें बढ़ जाती है। इसी तरह से धार्मिक साहित्य, जो रिलीजियस लिटरेचर, धार्मिक साहित्य जो बौद्ध धर्म, ब्राह्मण धर्म के साहित्य, बौद्ध धर्म के साहित्य, जैन धर्म के साहित्य, इन सभी साहित्यों के आधार पर धार्मिक दृष्टि से इतिहास को देखने का, समाज को देखने का, लोगों को देखने का, राजनीति को देखने का एक नजरिया आता है। और तब हम देखने का प्रयास करते हैं कि हाँ, बौद्ध ब्राह्मण लोगों के नजरों में समाज के डिवीजन का क्या आधार है और क्यों है, बौद्ध उस डिवीजन को क्यों मानते या नहीं मानते हैं, जैन धर्म वाले लोग उसके बारे में क्या सोचते हैं। तो बदलाव जो हो रहा है, अगर ब्राह्मण धर्म के खिलाफ बौद्ध धर्म हुआ, जैन धर्म हुआ, तो क्यों हुआ, वो उनके लिटरेचर से हमें पता चलेगा। जब वो ब्राह्मणों के खिलाफ बोल रहे होंगे या सोशल सिस्टम के खिलाफ बोल रहे होंगे या रिलीजियस ट्रेडिशंस के खिलाफ बोल रहे होंगे, तो हमें आइडिया आता है कि वो ऐसा बोल रहे थे और उस समय इस तरह के बदलाव आर्थिक क्षेत्र में, राजनीतिक क्षेत्र में, सभी क्षेत्रों में, सामाजिक क्षेत्र में जो बदलाव हो रहे थे उसको वो रिप्रेजेंट कर रहे थे। तो जो भी बदलाव को रिप्रेजेंट करेगा वो उस पीरियड में डोमिनेंट हो जाएगा। तो जिस तरह से ब्राह्मणिज्म पूरे वैदिक पीरियड में डोमिनेंट हो,
6th सेंचुरी बीसी में 62 संप्रदाय एंटी ब्राह्मण आ गए। बौद्ध धर्म, जैन धर्म अगले 400 साल तक डोमिनेंट रहा। फिर 2nd सेंचुरी बीसी में ब्राह्मणिज्म का रिवाइवल हुआ, जब शैव और वैष्णव कल्ट डेवलप होता है, और आगे चलकर फिर ये लोग डेवलप करते हुए गुप्ता पीरियड में क्लाइमेक्स पर आते हैं। फिर आगे चलकर जब इस्लाम का आगमन होता है तो दो अलग अलग धार्मिक विश्वासों के बीच टकराव भी होता है, समन्वय भी होता है। अब उसके बाद हम लोग और दूसरा जो हम लोग का है विदेशी स्रोत, फॉरेन अकाउंट्स है। फॉरेन अकाउंट्स में यूनानी है, तो यूनानी में हम लोग बेसिकली मेगास्थनीज को देखा जाता है। मेगास्थनीज जो मौर्यों के जमाने में भारत आया, चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में सेल्यूकस के द्वारा भेजा गया दूत है। इंडिका नामक किताब उसने लिखी है, हालांकि इंडिका हैज बीन लॉस्ट, लेकिन उसके जो एक्सर्प्ट्स हैं जो दूसरे लेखकों ने वहां पर लिखा है, उसके आधार पर अनुमान लगाने का प्रयास किया जाता है कि मेगास्थनीज ने भारत के बारे में क्या लिखा है। तो एक विदेशी की नजर से भारत, अगर मेगास्थनीज कहता है कि भारत में 7 जातियां हैं, तो ही इज नॉट इंटरप्रेटिंग इंडियन सोसाइटी एज पर द ब्राह्मणिकल पॉइंट ऑफ व्यू और एज पर द रियलिटीज ऑफ द टाइम। वह चूंकि जाति व्यवस्था यूरोप में नहीं थी, वह एक विदेशी यात्री है, वह भारतीय समाज की उन गहराइयों को नहीं समझ पा रहा है, लेकिन लोगों में अंतर जरूर देख रहा है। स्टेटस का अंतर है, रहन सहन का अंतर है, बहुत इकोनॉमिक लेवल का अंतर है, सोशल लेवल पे अंतर है। तो कहता है कि भारत में 7 जातियां हैं। मेगास्थनीज कहता है भारत में दास प्रथा नहीं है। मेगास्थनीज कहता है कि भारत में अकाल नहीं पड़ते। तो हाउ अ फॉरेनर, मतलब इंडिया इन द थ्रू द आईज ऑफ ए फॉरेनर हु इज नॉट वेरी मच नोन टू द इंडियन रियलिटीज, तो वो यूनानी है, तो यूनानी के दृष्टिकोण से वो भारत को कैसे देखता। दूसरे जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है वो है चीनी, चाइनीज है। जो चीनी लेखक हैं उसमें फाहियान और वेनसांग इंपॉर्टेंट है। फाहियान भी बुद्धिस्ट है और वेनसांग भी बुद्धिस्ट है। तो फाहियान और वेनसांग के द्वारा जो भी विवरण दिया गया है उसको कहा जाता है कि एक बौद्ध यात्री की नजरों से भारत का विवरण है ना, इंडिया थ्रू द आईज ऑफ ए बुद्धिस्ट ट्रेवलर। और चूंकि वेनसांग तो हर्षवर्धन के दरबार में भी रहा, लेकिन फाहियान किसी भी दरबार में नहीं रहा। फाहियान गुप्त काल में भारत आया जब चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य था। उसने भारत का बृहद भ्रमण किया, सारे बौद्ध स्थलों का भ्रमण किया, और जहां से रहा, जहां से गुजरा, जो भी उसने देखा उसके बारे में उसने लिखा है। और उन लोगों का बड़ा योगदान है कि बुद्धिस्ट लिटरेचर सर्वाइव किया, क्योंकि वो लोग भारत से बौद्ध साहित्य को लेकर चीन गए और वहां उसको ट्रांसलेट किए। और अरब राइटर्स भी हम लोग यहाँ बहुत ज्यादा नहीं है, लेकिन अल-बेरूनी मध्यकाल में भी चला जाता है, लेकिन बेसिकली अल-बेरूनी है। अल-बेरूनी ने भारत के लोगों के बारे में जो टिप्पणियां की है तो उसके बारे में भी आता है। देखिए, इस टॉपिक से जो सवाल आने का जो स्कोप है, तो एक तो पूरा मिलाकर फुल क्वेश्चन आ सकता है, लेकिन अब यूपीएससी में इस तरह के क्वेश्चन की संभावना नहीं है ना। बीपीएससी में ऑप्शन खत्म है। तो अल-बेरूनी की नजर से भारत 250 शब्द का टिप्पणी आ सकता है, और इसमें जितने भी है ये सभी 150 और 200 शब्दों में लिखे जाने लायक हैं सभी। इसमें कोई ऐसा नहीं है जिस पर कि 250 शब्दों में आप न लिख पाए और आपको मटेरियल न मिल पाए। तो अभी के समय में आपको 2 ही श्रेणी का आंसर तैयार करना है, या तो 150 शब्द में लिखने का या तो 250 शब्द में लिखने का, और इसमें सभी के सभी का पोटेंशियल वो है। इसलिए इन सभी टॉपिक्स पर आपको 150 और 250 शब्दों में लिखने लायक अपने को प्रिपेयर करना होगा। सॉलिड, कॉम्पैक्ट, फैक्चुअल, इंटरप्रेटिव, कॉम्पैक्ट।